हेलो दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रोग्रामिंग ज्ञान के बारे में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक जावा का कोड कैसे रन होता है। तो आइए आपको लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन पे और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। तो मैं पहले आपको वैसे ही समझाना चाहता हूँ। एक जावा का कोड जो है वो दो फेजेस से होकर गुजरता है, कंपाइलेशन फेजेस एंड एग्जीक्यूशन फेजेस। इसीलिए जावा को बोला जाता है कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो हम एक बाय एक करके देखते हैं सारी चीज़ों को, और इस कंटेंट में हम बहुत डीप डाइव करेंगे। आप लोगों से मेरा ये वादा है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बूझने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले लाइन में लिखा है जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इंसान उसे आसानी से बूझ सकता है, और इसलिए हमको उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोथ। अब देखते हैं कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होता है। उनको हम टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि हमारे पास एक प्रोग्रामर है, उसने कोई जावा में कोड लिखा, तो वो प्रोग्रामर जावा कोड का एक्सटेंशन देने वाला है डॉट जावा। उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो उस सोर्स कोड को पहले हमें बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको बाइट कोड क्यों कहा जाता है हम वो भी समझेंगे। इस सोर्स कोड को हम जावा कंपाइलर का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको कंपाइलेशन प्रोसेस में लेके जाएंगे। कंपाइलेशन क्या होता है, जैसे कि अगर आप नोटपैड में लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे जावा सी करके कंपाइलेशन करेंगे, या अगर आप कोई भी आईडी यूज कर रहे हैं जैसे कि VS कोड हो गया व इक्लिप्स हो गया, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो वो रन वाला बटन है आप उस पर प्रेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं कंपाइलेशन करना। कंपाइलेशन करने के बाद हमारे पास में मिलेगा आउटपुट बाइट कोड, जिसका एक्सटेंशन होने वाला है डॉट क्लास। जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा वो 8 बिट का होगा, यानी 1 बाइट का होगा। इसीलिए इन प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, बाइट कोड मिलता है, क्योंकि 8 बिट का आउटपुट मिलेगा हमें, जो कि होता है 1 बाइट। तो यही है कंपाइलेशन प्रोसेस। लेकिन अब दूसरे फेजेस में क्या होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जावा का कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कैसे जाता है। अब जो हमें फर्स्ट फेज में जो हमें बाइट कोड मिल गया है, JVM का क्लास लोडर उसको JVM में लोड करेगा। लोड करने के बाद वो जो हमारी बाइट कोड मिला है वो एक बाइट कोड वेरिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरेगा। बाइट कोड वेरिफिकेशन प्रोसेस से क्यों गुजरेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर को देने से पहले देखेगा क्या उसमें कोई एरर है या क्या उसमें कोई इश्यू है। अगर इश्यू है तो आगे नहीं भेजेगा, अगर कोई भी इश्यू नहीं है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको लाइन बाय लाइन उसको क्या करेगा, रन करेगा, और हमें मिलेगा मशीन कोड, यानी 0 और 1 मिलेगा हमें। जो आप यहाँ पे जिट देख रहे हैं, JIT जिट कंपाइलर, इसका क्या मतलब है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम जो हमारे जिट है, ये सिर्फ जो हमारा कोड का एग्जीक्यूशन है उसको स्मूदन करता है और फास्टर करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक समरी में हमें लिखा है बाइट कोड इज देन पास टू JVM फॉर द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस, जो कि हम समझ चुके हैं। आपको यहाँ तक क्या पता चल गया कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, एक प्रोग्रामर रहेगा, वो अपना सोर्स कोड डॉट जावा में लिखेगा, उसको जावा सी नाम का कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद हमें मिलने वाला है बाइट कोड। उस बाइट कोड को जो हमारा JVM लोडर है
वो आप बोल सकते हैं क्लास लोडर है, वो क्या करेगा, JVM में लोड करेगा। वो बाइट कोड फिर से वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा कि उसमें कोई इशू है। अगर कोई इशू नहीं रहेगा तो वो इंटरप्रेटर को हैंड ओवर किया जाएगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, मशीन कोड, यानी कि 0 और 1 मिलेगा। 0 और फिर उस मशीन कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमें अगर कोई GUI है तो वहाँ पे आउटपुट देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, आपके कंसोल पे ही आपको आउटपुट दे देगा। सो वही सब चीज़ें हमने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आपको मैं फिर से बता दूं, देखिए आप वही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास में जावा कोड रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास में abc.java आपने बनाया तो आपका जावा कंपाइलर रहेगा। जावा कंपाइलर रहेगा, उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा। अगर उसमें कोई एरर है तो फिर से वही रिपीट कर देगा। कोई एरर नहीं है तो मतलब क्या, आपके पास में आपने बना लिया अपना बाइट कोड, जिसका एक्सटेंशन रहेगा आपके पास में डॉट क्लास। तो आपको मिल गया क्या, क्लास फाइल मिल गया। तो ये हमारा पूरा क्या है, कंपाइल टाइम और कंपाइलेशन प्रोसेस है। तो फिर जो आपको ये बाइट कोड मिला है, आप फिर से देंगे JVM को, वही सारी प्रोसेस हैं, दे सकते हैं। लास्ट में अगर वेरिफिकेशन सही हुआ तो इंटरप्रेटर को दिया जाएगा। इंटरप्रेटर फिर क्या करेगा, वहाँ से मशीन कोड जनरेट करेगा और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये क्या है, ये आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। लेकिन मानो कि आपने कोई बाइट कोड में मिस्टेक कर दिया, आपका कोई मिस्टेक हो गया बाइट कोड में, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो यही है। लेकिन आपने जो ये JVM देखा, JVM ऐसे नहीं रहता। एक प्रोग्रामर JVM को डाउनलोड व इंस्टॉल नहीं करता है, वो करता है JDK, जावा डेवलपमेंट किट। JDK समझ लीजिए कि एक आपके माता पिता हैं, आपके पिता हैं, जिनके अंडर सब लोग आता हैं। जैसे कि आपके पिता के आप बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो एक ये हो गया JDK आपके पिता हैं। उसके बाद में JRE आप हो गए, JVM आपका बच्चा हो गया। तो आपके पिता के पास में सारे स्रोत होंगे। ऐसे ऐसे हमें लिंक करना है स्टोरी को। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास JDK है, उनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। जावा सी उसी के पास में रहेगा, डीबगर उसी के पास में रहेगा। JRE जो हमारा है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, उसके अंडर में क्या रहेगा, JVM रहेगा, प्लस थोड़ा बहुत लाइब्रेरी रहेगा। और JVM वो है जहां हमारा एक्चुअल कोड का एग्जीक्यूशन होता है। चलो आपको मैं लेके चलता हूं अपने नोट पे, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले लाइन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है। यहाँ पे आप लोग ये समझेंगे कि एक जावा का कोड मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन आपका जावा कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार आप लोग डाउनलोड करने वाले हैं JVM को, याद रखना। लेकिन आपका जो बाइट कोड जनरेट होगा वो आपका सिस्टम इंडिपेंडेंट रहेगा, वो कोई भी सिस्टम पे रन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा जावा का कोड है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हमारा JVM है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें जो हम JVM को डाउनलोड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे करेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है ओरा, मतलब कि राइट वंस रन एनीवेयर। हम दूसरी लाइन पे आते हैं। इसमें लिखा है कंपाइलेशन इज डन टू चेक if there is any compile time error and it is done either by javac command through CLI or by clicking the run icon in any IDE like Eclipse or VS Code। हमने ये पहले ही बूझ लिया है कि कंपाइलेशन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। कंपाइलेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपको बाइट कोड मिल सके, या अगर कोई भी एरर कंपाइल टाइम एरर है तो आपको उसको ही उसी वक्त कैच कर सके और फिर से जाके ट्राई किया, आप फिगर को फिर से मेमोराइज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हम लोग देखेंगे अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। if the compilation is successful, byte code is passed to JVM by class loader
it then undergo to bytecode verification. If there is not issue, then this bytecode is passed to the interpreter. It interpret line by line starting with the main function public static void main. It then generate the machine code. वही जो हमने बातें की हैं आपको कंटेंट में भी वही मिल जाएगा। हमने JIT के बारे में भी बात कर लिया है। और generate machine code, generated machine code is passed to the operating system which run and finally gives to output either in the console or in the GUI. हमने पहले बात कर लिया, जो हमें मशीन कोड मिला है इंटरप्रेटर से वो क्या होगा, वो फिर से आपके रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम को पास किया जाएगा। वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिलेगा। अगर आप कोई ऐप वो बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगा, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, आपके कंसोल में ही मिल जाएगा। सो अगर हम ओवरऑल सबका कंक्लूजन निकालें, थोड़ी समराइज करके बात करें, तो आपको ये पता चला है कि एक जावा कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है। क्योंकि हमें मिलता है बाइट कोड। बाइट कोड सपोज हमें विंडो में बाइट कोड जनरेट किया, उसके प्रोसेस से, कंपाइलेशन प्रोसेस से हमने बाइट कोड जनरेट किया। अब वो बाइट कोड मैं अपने दोस्त को दिया हूँ। अब मेरा दोस्त के पास में मानो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो बाइट कोड से ही वहाँ पे वो रन कर जाएगा, प्रोवाइडेड देश कि उसके सिस्टम में जो रिस्पेक्टिव JVM है वो इंस्टॉल हो। तो इसीलिए जावा कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो एक बार मैं आप कभी ना भूलें, इसलिए मैं फिर से समराइज करना चाहता हूँ। एक प्रोग्रामर कोड लिखता है, .java फाइल उसका एक्सटेंशन देगा। कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर। अगर आप IDE में तो आप जावा C, अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जावा C करेंगे। अगर आप कोई IDE यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, रन बटन को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। उसके बाद में हमें एक इंटरमीडिएट एक्शन मिलता है, यानी कि बाइट कोड मिलता है हमें वहाँ पे। उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .class फाइल होगा। उस .class फाइल को, यानी कि उस बाइट कोड को हम फिर से JVM में देंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्लास लोडर। वो फिर से जाएगा बाइट कोड वेरिफिकेशन प्रोसेस में, ताकि इंटरप्रेटर को देने से पहले अगर कोई भी इशू है तो आप उसको पहले से ही कैच कर लें। और JIT सिर्फ हमारे कोड एग्जीक्यूशन को फास्टर करता है, जो रिडंडेंट कोड है उसको क्या करता है, इग्नोर करके हमारे कोड एग्जीक्यूशन को क्या करता है, फास्टर करता है। आपके पास में फिर क्या रहेगा, इंटरप्रेटर आएगा। इंटरप्रेटर जो हमारे पास में बाइट कोड मिलेगा उसको मशीन कोड यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। मशीन कोड को फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उस को एग्जीक्यूशन करेगा और हमें फाइनली आउटपुट मिल जाएगा कंसोल पे व हमारे GUI पे। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ कि अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हमारे पास में वैसा कुछ लिखने वाला नहीं है। हम बाद में अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आपको हम और अच्छी तरीके से कंटेंट बनाने के प्रयास करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।